Hello students, welcome to Abhigyan Academy. Let us discuss an important topic today, that is your amendment of the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कैसे अमेंड कर सकते हैं, मतलब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का जो पावर है वो दिया गया है हमारे पार्लियामेंट को, एंड अंडर अ स्पेसिफिक आर्टिकल इट इज गिवन, दैट इज योर आर्टिकल 368। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। जब भी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट होता है तो पार्लियामेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 368 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। कौन अमेंड कर सकते हैं? पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पे ऑथोरिटी ऑफ अमेंडिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन टू द पार्लियामेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड के साथ साथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये कहाँ पे दिया हुआ है? इट इज गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ओनली पार्लियामेंट नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ नीड फॉर अमेंडमेंट, अब अमेंडमेंट क्यों चाहिए? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके वर्क के साथ साथ यहाँ पे एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस हो सकते हैं। हम लोग कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें हम लोग वहां से डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रिजिडिटी इन द सेंस के इसको अमेंड करना उतना भी इजी नहीं है जितना अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रीज में है, जैसे कि ब्रिटेन। So it is easy to amend the constitution of of this Britain nation because the constitution of Britain is not written, it is unwritten in nature. इसमें flexibility भी है because parliament can amend the constitution under article 316 with a special majority, ठीक है। So Nehru called it as a living document, मतलब यहाँ पे हम लोग कभी कभी changes ला सकते हैं, addition subtraction वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ना प्रोसीजर कहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं? प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का? यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा, वो बिल दोनों हाउस में पास होगा, और जब दोनों हाउस में पास होगा और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा, देन दिस बिल बिकम्स एन एक्ट। अब वो जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसको कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑल्सो एंड इन द राज्यसभा ऑल्सो। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सिर्फ लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा बोथ कैन इंट्रोड्यूस दिस बिल इन द पार्लियामेंट। अब ये जो है एक मिनिस्टर या एक प्राइवेट मेंबर भी इसको इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जरूरी नहीं है मिनिस्टर हो। सो एमपीज एंड द मिनिस्टर्स एज वेल, कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्टर या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इनिशिएट कर सकते हैं इस बिल को। एंड यहाँ पे जो है इस बिल को प्रेजेंट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट करने के लिए वी डज नॉट रिक्वायर द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रायर परमिशन, पहले परमिशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के बिल में क्या होता है, प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए होता है। जैसे कि आप स्टेट्स के ऊपर कोई अगर चेंजेस, बाउंड्री या नया स्टेट कोई अगर बाउंड्री चेंज करके क्रिएट हो रहा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में, वो बिल अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ऐसा कोई जो है परमिशन नहीं चाहिए, और ये लोकसभा राज्यसभा दोनों ही इनिशिएट कर सकते हैं, और मेंबर या मिनिस्टर कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सिंपल प्रोसीजर क्या है इसको पास करने का? सी दिस टाइप ऑफ बिल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ना, उसको हम लोग जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ में पास करते हैं। सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल स्पेशल मेजोरिटी जो है दोनों ही हाउस में सेपरेटली ये बिल को जो है पास किया जाएगा। और अगर इन केस अगर लोकसभा इस बिल को पास कर रहा है एंड राज्यसभा इज नॉट एक्सेप्टिंग द अमेंडमेंट, एंड इफ there is a deadlock between both the houses, if there is no consensus between both the houses, लोकसभा या राज्यसभा में अगर कंसेंसस नहीं बन रहा है उस बिल को लेके, और उस टाइम पे कोई डेडलॉक अगर सिचुएशन हो रहा है, तो उसमें कोई तरीके का जॉइंट सिटिंग नहीं होगा दोनों हाउस का, ठीक है। सो देयर इज नो जॉइंट सिटिंग व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें उनका कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होता है। अब प्रेसिडेंट जो है कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जैसे कि दोनों हाउस से पास होके आ गया, लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से ही जो है ये बिल पास होके आ गया, उसके बाद में इट इज टू द प्रेसिडेंट के उनको जो है सिग्नेचर करना है उस बिल को एक्ट बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी बिल जो है वो एक्ट तभी बनता है व्हेन इट गेट्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। जब प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन करता है तभी वो बिल जो है एक्ट बनता है। अब इनके केस में क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है लोकसभा या राज्यसभा कोई भी पास करेगा और दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, तो ये बिल अगर प्रेसिडेंट के पास में जाएगा तो इस बिल को प्रेसिडेंट को जो है अपना
एसेंट जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव द एसेंट एंड दिस वाज एडेड बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको मैंडेटरी कर दिया था कि प्रेसिडेंट जो है उनको एसेंट देना पड़ेगा अगर कोई भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उनके पास आता है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है अंडर आर्टिकल 108। इट इज सेड दैट देयर इज नो जॉइंट सिटिंग व्हेन इट कम्स टू द deadlock of a constitutional amendment bill and president cannot withhold the asset, मतलब asset देने में withhold नहीं कर सकता है या फिर return the bill for the reconsideration। अगर ऐसा constitutional amendment bill आता है तो उनको जो है अपना क्या देना पड़ेगा, अपना asset देना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो कोई कोई ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं जो हमारे फेडरल कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। ठीक है, सम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आर लाइक दैट जहाँ पे दैट अफेक्ट्स आवर फेडरल फीचर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारा दो तरीके का वैसे अमेंडमेंट है, वैसे तो तीन तरीके का है। स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, ये एक तरीके का है। और एक है स्पेशल मेजोरिटी जो दोनों हाउस में पास होता है, और एक है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो तीन है, बट वैसे इसको ना ये सिंपल मेजोरिटी वाले जो चीजें पास होता है, दिस इज एक्चुअली नॉट रिकॉग्नाइज एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसलिए मैंने बोला दो कैटेगरी, बट टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तीन है। पर जो भी चीजें सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होती है उसको हम लोग एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रिकॉग्नाइज करते। ठीक है, एक जो अमेंडमेंट है स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, वैसा अमेंडमेंट अगर वो कोई फेडरलिज्म को, फेडरल फीचर को अफेक्ट कर रहा है तो वैसा बिल जो है हाफ ऑफ द स्टेट्स के पास भी जाएगा उनके रेटिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद में ऐसा बिल जो दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और ऐसा बिल जिसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए हमें से, तो वैसा तरीके का बिल जो 2 एंड 3 कैटेगरी है, दिस आर गवर्न बाय आर्टिकल 368। स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी वाला जो है ना, ये 368 के अंदर में आता है, और कैटेगरी 1 जो है वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे स्टेट्स का से है। अब मैंने बोला कि the bill that affects the federal features of India that needs the ratification of half of the states। ठीक है, इसमें completely जो है पार्लियामेंट का पावर नहीं होता है, यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन हमें चाहिए। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, मैंने बोला सिंपल मेजोरिटी इज नॉट कंसिडर्ड एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये जो सिंपल मेजोरिटी से जो भी पास होता है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कंसिडर करते अंडर आर्टिकल 368। जैसे कि सिंपल मेजोरिटी कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट अगर पार्लियामेंट बना रहा है उसमें नहीं चाहिए हमें। क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोई कोई स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है, और जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, दैट स्टेट्स आर कॉल्ड एज बाइकैमरल। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज देयर। And if that state has only your legislative assembly, that state has a unicameral structure. ठीक है, most of the states in India have unicameral structure. Only 6 states of India are there जिनके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी दोनों ही है। ठीक है, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल एरिया, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एरियाज होते हैं, उसमें अगर कोई ऐसा चेंजेस लाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जैसे हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, 22 लैंग्वेजेस है 8 शेड्यूल में, वैसे उसमें अगर कोई चेंजेस लाएंगे ये सब में हमें क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, अभी स्पेशल मेजोरिटी देखते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग। पूरा मेंबरशिप मतलब पूरा मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस जो लोग उस दिन में, जिस दिन बिल पास होता है उस दिन में कितने लोगों की प्रेजेंटिंग और वोटिंग होना चाहिए, 2/3 ऑफ द टोटल प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग जो उस दिन में प्रेजेंट होंगे इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीजें हम लोग स्पेशल मेजोरिटी में ला सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, उसमें अगर कोई चेंजेस लाएंगे तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लाना पड़ेगा। ऑल प्रोविजंस नॉट इन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3। ठीक है, मतलब वो जो मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्पेशल मेजोरिटी प्लस सर्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट प्लस और एक कैटेगरी क्या था, सिंपल मेजोरिटी था, वो 1 और 3 में जो भी नहीं पड़ता है वो स्पेशल मेजोरिटी के अंडर में पड़ेगा। ठीक है, और टोटल मेंबरशिप में वैकेंसीज जो है वो इंक्लूड किया जाता है प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग में, जो उस दिन जिस दिन बिल पास होगा उस दिन प्रेजेंट और वोटिंग जितना होगा उसको इंक्लूड करता है। कैटेगरी 3 जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट,
अब इसमें जो है कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, जैसे कि जो बिल फेडरल फीचर्स को अफेक्ट करेगा उसमें स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है, जैसे कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द नेशन है, और नेशन मतलब यूनियन और स्टेट दोनों ही आ जाते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई चेंजेस लाएंगे तो स्टेट्स में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। 7 शेड्यूल जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स है, सेंटर और स्टेट का डिवीजन ऑफ पावर हमारा 7 शेड्यूल में है यहाँ पे। आर्टिकल 368 इट्सेल्फ, अगर इट्सेल्फ मतलब आर्टिकल 368 में कोई तरीके का चेंजेस लाए तो इसमें भी जो है हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज फेडरल फीचर्स अगर इफेक्ट हो रहा है इसमें हमें ये तरीके का जो है अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्फ्लिक्ट कैन पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाता है क्योंकि पार्लियामेंट जो है इनिशियली था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी हो गया था, ठीक है। तो बाद में और सुप्रीम कोर्ट के पास में एक पावर है आर्टिकल 13, ठीक है। पार्लियामेंट के पास में पावर है आर्टिकल 368 जिसके थ्रू पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। और आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 बोलता है कि पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट ला रहा है, जो भी लॉ बना रहा है, उसको जो है जुडिशरी ना जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में टसल है क्योंकि इन्होंने तो अमेंडमेंट पास कर दिया, अब ये देखेंगे अगर ये अमेंडमेंट अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड बाय द जुडिशरी। तो इसमें टसल हो गया था दोनों के बीच में। तो अभी ये है कि लॉज जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में नहीं हो रहा है उसको जुडिशरी कैन डिक्लेयर इट एज नल एंड वॉइड। और जुडिशरी ने बोला कि आप आर्टिकल 368 के अंदर में जो है आप आर्टिकल 368 के अंदर में आप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, बट दैट शुड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये थोड़े से जजमेंट्स है, जैसे कि आपका शंकरी प्रसाद केस, यहाँ पे शंकरी प्रसाद केस 1951। अब इसमें जो है उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो पास किया गया था, और लैंड से रिलेटेड कुछ कुछ लॉज पास किए गए थे अंडर आर्टिकल 31A एंड 31B। अभी यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है पार्लियामेंट इज सुप्रीम, मतलब पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे उसको अंडर आर्टिकल 13 जुडिशरी जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ठीक है। बट इसमें बोला, इस जजमेंट में बोला कि आर्टिकल 13 ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब जुडिशरी को ये पावर दे रहा है, बट पार्लियामेंट ने बोला ये आर्टिकल 13 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या एक्ट नहीं आएगा, ऐसा बोला, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो जजमेंट है एक ही क्रक्स है इसमें, ये समझना शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है चेंज कर सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, पहले ये टसल था कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में गोलकनाथ केस 1967 में पहले वाला जो जजमेंट दिया था ना इसको चेंज कर दिया और बोला कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। जो उन्होंने शंकरी प्रसाद केस में बोला था उसका जो स्टेटमेंट था वो उन्होंने चेंज कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट अपना चेंज कर सकता है, ठीक है। सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है वो करेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे बोला पार्लियामेंट कैनॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस पे बोला नथिंग इन आर्टिकल 31 अप्लाइज टू 368, मतलब आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशरी जो लॉ है वो स्क्रूटनाइज कर सकता है, बट 368 के अंदर में जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आएंगे वो लेकिन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को ही इन्होंने बोला हमें जो है मेंटेन करना है। और यहाँ पे 25th अमेंडमेंट एक्ट 31C आर्टिकल ऐड किया, दिस इज रिलेटेड टू लैंड, ठीक है, लैंड। और यहाँ पे बोला कि डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स, मतलब यहाँ पे बोला गया आपका डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 39B एंड C, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, सॉरी इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स, मतलब थोड़ा सा डीपीएसपी को सुप्रीमेसी दिया गया ओवर फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है केशव नंदा भारती केस में, इसमें ना एक कंक्लूजन ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है
आप जो है ना हमारा पार्लियामेंट को एम्पावर्ड किया गया कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, बट आप ना बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट को बोला गया जुडिशरी ने के इस जजमेंट में कि हम जो है अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ये सुप्रीम कोर्ट लेके आया। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये उन्होंने उस टाइम डिफाइन नहीं किया, बट टाइमली they have included many things in the basic structure that cannot be changed by the parliament through under article 368, ठीक है। जैसे कि फेडरल फीचर्स, जैसे कि आपका सेकुलरिज्म, जैसे कि आपका ये फंडामेंटल राइट्स, ये चीजें जो है पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जुडिशियल रिव्यू, ये टाइमली जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो है पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन इन एक्शन सेविंग डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट नाउ, ये जो है स्ट्रक डाउन हो गया है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर हमारा इंपॉर्टेंट है, और करंट पोजीशन क्या है कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ केस इंपॉर्टेंट है, और केशव नंदा भारती केस इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट लेकर आई इन 1973 केशव नंदा भारती केस, ठीक है। सो ओनली दैट्स द पॉइंट, दैट आर द पॉइंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट। बाकी के जो चीजें हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुई, बहुत सारे प्रोविजन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिए, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।